स्किल विथ यू डेस्टिनेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम सिविल सर्विस के विद्यार्थियों को समय समय पे अपने गेस्ट के थ्रू हम बहुत सारे विषय से संबंधित उनको जानकारी प्रदान करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट का सीरीज होगा ये केंद्रित होगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में। तो आज के हमारे गेस्ट विजय सर हैं। हेलो सर। हेलो। आपका स्वागत है हमारे नमस्कार। कार्यक्रम में। तो विजय सर के थ्रू आज हम समझ पाएंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस से संबंधित जो भी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में सवाल आते हैं उसका क्या रिलेवेंट है। तो सर हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारे बच्चों को ये बताएं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन जो पेपर 2 का पार्ट है मुख्य परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का एक मुख्य विषय है, तो इसका क्या रिलेवेंट है इस एग्जाम में। भाई आप यही समझिए कि जैसे प्री की सबसे पहले बात करते हैं ना, तो प्री में क्या है, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में आपके 15 सवाल सामान्य तौर पर आते हैं, प्लस माइनस आप 4-5 सवाल कर लीजिए, तो प्लस माइनस 4-5 सवाल में है ना 15-20 सवाल के आसपास हर साल आता है। का मतलब क्या है, 20% एक तरीके से आता है। और आप समझिए जब हम अगर इस चीज को देख रहे हैं, मेरिट को देख रहे हैं, मेरिट कितने क्वेश्चन में बन जा रही है, तो आप समझिए 50-55 क्वेश्चन में लड़का क्वालिफाई कर जाएगा। 55 क्वेश्चन में क्वालिफाई कर जा रहा है और पॉलिटी 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मिनिमम आ ही रहा है ना। अब जब 15 क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझिए क्या है, हमको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से मिल जा रहा है। पॉलिटी चूंकि क्या होता है कि लड़कों को पढ़ने समझने के लिए इजी भी होता है ना, और वो बहुत कुछ नॉलेज सामान्य तौर से रखते भी हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और लड़के ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि 15 के 15 क्वेश्चन कर जाते हैं। नहीं तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछे गए, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बड़े नॉर्मल ढंग से कर जाते हैं लड़के। तो इसलिए उनके मतलब सिलेक्शन में तो पीटी में कम से कम ये सबसे तेजी से क्या है, आपको पीटी को क्लियर करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना आप सामान्य तौर पर जो लोग आते हैं मतलब सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम पॉलिटी को एक तरीके से स्किप करें या नहीं पढ़ें। वो उनके लिए तो इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है, तो वो तो पढ़ते हैं, है ना। अब मेंस की जहाँ तक बात रही, तो मेंस आप समझिए क्या है, जैसे सभी जगह चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, सेकंड पेपर में डाल दिया गया है। अब सेकंड पेपर में डाल दिया गया है और हाफ पोर्शन तो इसी से पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीसीएस में, आईएएस में क्वेश्चन नंबर्स अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए 10 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। 50% क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। फिर इसी से लगता हुआ क्या है, गवर्नेंस का टॉपिक आता है ना? तो गवर्नेंस का इसी से लगता हुआ टॉपिक आता है, तो गवर्नेंस भी आप समझिए उसको अगर जोड़ लीजिए, इसी के साथ जुड़ता हुआ टॉपिक सोशल जस्टिस है, उन सबको जोड़ लीजिए तो आपको क्या है, एक पूरा पेपर मिल जाता है। 250 उसका पूरा पेपर मिल जाता है, केवल उससे आईआर अलग कर सकते हैं, बाकी सब उसी के साथ जुड़ जाता है ना? तो आप समझिए क्या होता है, लगभग 200 शब्दों का तो वहीं पर 200 आप उसका तो वहीं पर आ जाता है ना? तो मेरे ख्याल से भई प्री में बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है और मेंस में तो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसे लिखना हो आपको, ऐसे लिखने में आपको हर बार में पॉलिटिकल ऐसे मिलता ही है ना? आप चाहे पीसीएस दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, पॉलिटिकल ऐसे मिलता ही है। तो जब मिलता है पॉलिटिकल ऐसे तो फिर उसमें प्लस में हो जाता है ना? तो आप समझिए जैसे एसए में हो गई महत्वपूर्ण भूमिका, एक पेपर आपका आ गया उस पे उसके अंदर आ गया, है ना? तो ये बहुत हो गया, 250-250 500 हो गया, और 500 में अगर हम 400 की भूमिका भी अदा कर रहे हैं तो बहुत है ना? और हम कुल क्या होता है कि इस पूरे पेपर में एक अगर पॉलिटी तैयार करते हैं तो एक महत्वपूर्ण तरीके से नंबर गेन करने की स्थिति में रहते हैं। और एक अच्छी बात क्या रहती है कि करंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो हम एक बार तैयार करने के बाद अगर हम करंट टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं तो हम बहुत सारा मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही कर जाते हैं, है ना? तो ये इस लिहाज से तो आप समझिए बहुत मतलब ईज़ी गोइंग, अच्छे से तैयार होने वाला, जल्दी तैयार होने वाला और अच्छा नंबर देने वाला पॉलिटी है आपके लिए। ये बनेगा। तो सर आपने एक सिग्निफिकेंस बताया जी, जी, पॉलिटिक्स जी। सब्जेक्ट का, वो चाहे पीटी की बात आपने कही, चाहे मेंस की बात कही।
तो ये इसका सिग्निफिकेंस तो हमें समझ में आया। हम्म। लेकिन बच्चों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि हम किस सोर्स को यूज करें, क्योंकि हम्म। सोर्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बच्चे नए होते हैं, अलग अलग किताबें हैं मार्केट में, टीचर्स हैं, अलग अलग नोट्स हैं, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है। तो इसमें जो आपने बोला कि एक तरफ ये आसान भी है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सोर्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं तो शायद ये कठिन हो जाता है। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए सर कि सोर्सेस हमें क्या रखने हैं। सबसे पहली चीज तो सोर्स के लिए ध्यान रखना है, एक चीज के लिए एक किताब पढ़िए। जी। बहुत सारी किताब पढ़ते हैं आप, बहुत कंफ्यूज होते हैं। जी। लोग क्या होता है कि जैसे मार्केट में गए और एक ने कहा कि लक्ष्मीकांत बड़ा फेमस है, लक्ष्मीकांत खरीद लिया। जी। फिर कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने बताया तुम्हारे पास डीडी वसु नहीं है, हम्म। डीडी वसु भी खरीद लिया। ठीक जी। है। कुछ दिन बाद कुछ पता चला कि कहीं से एक आध क्वेश्चन आ गया कि भाई आता भी है, अधिनियम से क्वेश्चन आ गया, कहीं से अधिनियम से क्वेश्चन आ गया, क्लियर है। कहीं कोर्ट केसेज आ गया। तो फिर पता चलता है कि वो पांडे जी की किताब नहीं खरीदी क्या आपने, उसमें बहुत सारा क्या है केस इस तरह का है। जी। तो आप ऐसा क्या होता है पॉलिटी की किताबों का भंडार लगा देंगे, नहीं लगाना है भंडार। जी। जितने केसेस जितनी चीजें आती हैं वो वेल नोन है, वो बाकायदा मैगजीन्स में है और इन किताबों में भी बाकायदा है। जी। तो आपको क्या है कि हर चीज के लिए अलग अलग किताब खरीदने की जरूरत नहीं, एक किताब पढ़िए, सभी किताबों में वो चीज अवेलेबल रहती है। आप एक कोई किताब बढ़िया से ढूंढ लीजिए, है ना। जैसे लड़के कॉमनली क्या है लक्ष्मीकांत ले लेते हैं, आप वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जी। है ना। तो एक किताब लीजिए, लेकिन हाँ एक किताब जरूर पढ़िए। ठीक है। क्यों लेकिन पढ़िए उसका रीजन है कि अगर एक किताब आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके मन में कभी कभार ये रह जाता है, अरे अगर किताब पढ़ी होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, है ना। और ये चूंकि क्या हुआ, हम मैंने तो केवल नोट पढ़ी या फलानी किताब नहीं पढ़ी तो नहीं हुआ, तो एक किताब जरूर पढ़िए। जी। तो एक किताब पढ़िए, तो चाहे जो मार्केट में जो अवेलेबल किताब है वो पढ़ लीजिए। प्लस एक चीज उसके साथ एक और बुक जो ऐड करनी है वो क्या है, बेयर एक्ट जी। जरूर पढ़िए। बेयर एक्ट में क्या है, बेयर एक्ट मतलब क्या होता है, नंगा कानून, सीधा प्लेन कानून लिखा है। अब बेयर एक्ट पढ़ना क्यों है, आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट तो आपको समझ भी नहीं आएगा कई बार कि भाई बेयर एक्ट पढ़ने के लिए क्यों कह दिया, भाई इतना कठिन कठिन लिखा हुआ है, इतना थोड़ी याद करेंगे हम। इतना नहीं याद करना है आपको। आप समझिए हमारे पास क्या है, इस समय अनुच्छेद पहुंच गए हैं कि हम 450 अनुच्छेद पहुंच गए हैं, 450 550 अनुच्छेद पहुंच गए हैं। इतना अनुच्छेद थोड़ी हटना है। निश्चित। आपको क्या है कि 125 150 अनुच्छेद में आपका काम हो जाता है। तो आपको क्या है वो अनुच्छेद यहाँ पर जैसे क्लासरूम प्रोग्राम आपका हो रहा है उस दौरान कई बार गाइड कर दिया जाता है इन चीजों के बारे में, और मैं तो स्पेशली गाइड कर देता हूँ कि भाई ये अनुच्छेद हैं, और जो क्लासरूम प्रोग्राम के दौरान गाइड किया जाता है उन्हीं अनुच्छेदों को, लगभग 125 150 अनुच्छेद ही होते हैं, उनको आप बेयर एक्ट से देख लीजिएगा। अच्छा, बेयर एक्ट से देखने का फायदा क्या है, कई बार वो पूछता है कि इस अनुच्छेद में एक्चुअली क्या लिखा है, कौन सी भाषा लिखी है, और तब आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा यूपीएससी में। कारण क्या है कि भाई वहां पर जो हमारी किताब होती है या लोग समझाते हैं तो समझाने के दौरान डिफरेंट डिफरेंट उदाहरण देते हैं, तो एग्जैक्ट भाषा खो जाती है कई बार, और जो एग्जैक्ट शब्दावली खो जाती है, अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट शब्दावली से पूछ लिया गया इसमें ये शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यानी कि अब अगर आपको नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ यानी जी। कि आपका पॉइंट यही है कि वो एग्जैक्ट उसी शब्दावली में हम आर्टिकल जब पढ़ते हैं और समझते हैं तो एग्जाम में वो फायदा करता जी बिल्कुल, कम से कम 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वही शब्दावली पकड़ते हैं, और अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो 2-3 क्वेश्चन मिस हो गए फालतू में। तो आप समझिए 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बेयर एक्ट में सब चीज नहीं पढ़नी है, केवल उतने आर्टिकल पे निशान लगाइएगा जितना आपको क्लासरूम प्रोग्राम के दौरान बताया गया है, उसमें निशान लगा के उन्हें पढ़ लीजिए बस। यानी कि मतलब उसे एज अ रेफरेंस बुक हम यूज कर सकते एकदम एकदम उसे रटना नहीं है, उसे अलग से पूरा आगे से पीछे तक पढ़ना नहीं है, उसे केवल रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल करना है। प्लस में एक और चीज, करंट घटनाक्रम को जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है। इस क्रम में आपने एनसीईआरटी का सर जिक्र नहीं किया, क्या हाँ हाँ एनसीईआरटी हाँ, का मैं क्या आ रहा हूँ उस पर, लेकिन अभी करंट का एक चीज, छोटी सी चीज आपको इस पे बताता चलूं। करंट जो घटनाक्रम होता है उसी से रिलेटेड बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना है, केवल करंट करंट नहीं पढ़ना है, बल्कि करंट के माध्यम से हमको पता चलता है कि इसके बेसिक्स हमको क्लियर हैं कि नहीं है। अगर नहीं क्लियर है और उसने बेसिक से सवाल पूछ लिया तो पता चलता है कि आपका बेसिक से पूछा गया सवाल गलत हो गया, आपने कहा करंट तो आया नहीं था।
जी, हाँ, कई बार करंट से नहीं सवाल होता, वो करंट घटनाक्रम चल रहा है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब चली गई तो बात क्या होती है राहुल गांधी की सदस्यता की, भैया वो किस अधिनियम से चली गई, कहाँ पर ये लिखा था, है ना? तो वहां से चली गई ना, तो वो पता होना चाहिए आपको, बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जी, ठीक है, तो हमको राहुल गांधी की सदस्यता जाए, कोई XYZ की सदस्यता जाए, उससे मतलब नहीं है, वो तो करंट में है, लेकिन हमको कहाँ है ये अधिनियम बताना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पर नहीं आएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि करंट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन करंट से इन्फ्लुएंस होके चीज़ें जी, जी, ज़रूर आएँगी। बिल्कुल। जी, इसलिए आप करंट को ज़रूर पढ़िए हुँ, और उससे इन्फ्लुएंस्ड बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर रखिए। जी, हाँ, ये काम करना है। और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का मैटर क्या होता है, कई कोचिंग केवल एनसीईआरटी पढ़ा देती हैं। जी, तो देखिए है क्या कि एनसीईआरटी पढ़ना तो आवश्यक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। कब पढ़ना आवश्यक है? जब आप नए हैं, क्योंकि यूपीएससी का फील्ड के बड़ा फील्ड है, बहुत सारा मटेरियल है इसमें। आके लड़का गुम सा जाता है कि इतना ज़्यादा मटेरियल है हमारे पास, कितना पढ़ें, कितनी किताबें पढ़ें? तो आप शुरुआत करिए एनसीईआरटी से। जब आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर देते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि 12वीं के लेवल की, 11वीं के लेवल की, 8वीं के लेवल की, 9वीं के लेवल की किताबें रहती हैं। अब आप कर चुके हैं ग्रेजुएशन, तो पक्की बात है कि आपका माइंडसेट हुँ, बेहतर स्थिति में है और 12वीं 10वीं की किताब तो अपने से भी समझने लायक स्थिति में आप आ जाते हैं। जी, उसे पढ़ेंगे तो आपका एक माइंडसेट बनता है। फिर जब क्लास में बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता है और कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ समस्या है, वो भी आपको क्लियर होती है। जब आप अन्य जो किताबें बताई जाती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत बता दी गई, कोई किताब बता दी गई, हर सब्जेक्ट वाला अपनी-अपनी किताब बताता है, तो वो किताब तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। जी, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी तो क्या होगा, उसी किताब को पढ़ते-पढ़ते आपको कई बार लगेंगे, टाइम थोड़ी ज़्यादा लगता है, तो बचाना है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी में एक चीज़ मैंने देखी है कि छोटी-छोटी शब्दावलियों को बड़े ही डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन जी, किया जी, है। यही तो बता रहा हूँ कि भई 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए है वो। तो उनका मतलब उनका ब्रेन कितना डेवलप है उस हिसाब से है जी, और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो पक्की बात है कि आपका ब्रेन उसको ग्रैब करने में बड़ा आसानी से ग्रैब हो जाएगा। जी, इसलिए कहा जाता है कि इसको पढ़िए पहले और उसके बाद जब तैयारी करेंगे आप, तो आप बेहतर काम कर पाएँगे। तो वहाँ से निश्चित तौर पर शुरुआत करनी चाहिए, है ना? ये चीज़ है उसकी सिर्फ़। तो ये किताबें हैं जो आपको रेफ़रेंस में लेनी चाहिए। तो एनसीईआरटी रेफ़रेंस में ले लीजिए शुरुआत में और अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक किताब ले लीजिए। अगर आप लक्ष्मीकांत लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। प्लस में आप क्या बैराक ले लीजिए और इतना ही पढ़िए। हुँ, ये बड़ा उसके बेहतर बाद जो आपको गाइडेंस मिलता है, अच्छा गाइडेंस लीजिए, इतना ही पढ़िए क्योंकि आपको केवल पॉलिटी नहीं पढ़नी है। आपको उसके अलावा भी 6-7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना? जी, जी, पढ़ाने वाले को तो एक ही पढ़ाना है, लेकिन पढ़ने वाले को तो कई चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसलिए क्या है कि स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, कम किताबें कीजिएगा तो कई बार दोहरा पाएँगे। ज़्यादा कर लेंगे तो दोहरा भी नहीं पाएँगे, पता ही नहीं चलेगा कौन-सी चीज़ पढ़ी कहाँ से थी, एक्चुअली जो हमारे दिमाग में रह गई वो सही भी है कि गलत है। कम किताब पढ़िए। यानी कि उसमें एग्ज़ैक्टनेस आपकी कहीं न कहीं मिस हो जाती है जब बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ पे चले आप अगर एक किताब पढ़ते हैं और 4-5 बार पढ़ जाएँ तो पन्ने-पन्ने याद हो जाता है। लेकिन अगर 4-5 किताब पढ़ जाएँ, तो एक तो 4-5 किताब पढ़ने में साल भर का टाइम लगता है, दूसरे सब भूल जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्यों भुलाएँ हम? है ना? तो हम एक किताब को पढ़ के एक्सपर्ट टाइप के हो जाते हैं। माना कि 2 चीज़ उसमें नहीं होगी, हो सकता है किसी किताब में हो, अगर लिख लेंगे भई उसको, नोट्स के माध्यम से उसको कवर अप कर लेंगे। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि भई मान लीजिए एक टॉपिक कोई किसी तरह से मिस हो गया हो या 2-4 फैक्ट मिस हो गए हों, कोई बात नहीं। हम क्या है उसको नोट्स के माध्यम से बैकअप कर देंगे और ओके हो जाएगा। ठीक है? तो ये काम करना होता है। सर बच्चों की एक सामान्य क्वेरी होती है जब भी बिगनर बच्चा उसके मन मस्तिष्क में आता है कि वो सिविल सर्विस की तैयारी करे तो सबसे पहले सवाल ये जाता है कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट मेंटरशिप या कुछ बच्चों को लगता है कि हम स्वयं में ही कर सकते हैं तो जब आप इतना विस्तार से चीजों की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि इंस्टीट्यूट का रोल क्या है या हम सेल्फ से ही कर लें तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप स्पष्ट करें कि क्या रोल है ताकि वो ये डिसीजन ले सके कि क्या वो सेल्फ से कर लेगा अपने से कर लेगा यूट्यूब से कर लेगा
या फिर ये वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे। और तो उसमें भी जो खास बात कि ऑफलाइन की ऑनलाइन ऑफलाइन कैसा? की ऑन चलिए, पहले तो बात होती है कि कोचिंग हाँ, चाहिए कि नहीं। हम्म, तो सबसे पहले एक चीज़ समझना है कि जैसे हमको पढ़ना है तो हमारे पास अवेलेबल है किताबें और सस्ती होती हैं, इमीडिएट आप किसी मार्केट से परचेज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। अच्छा, टीचर भी पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा, उन्हीं कुछ किताबों से पढ़ाएगा, तो हम अपने से पढ़ के समझ लें, ऐसा लड़कों को लगता है। मार्केट में नोट्स भी अवेलेबल है, उसको पढ़ के समझ लें, ऐसा सामान्य तौर पे लड़कों को लगता है। लेकिन अब इसमें एक समस्या है, किताब को अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आदमी को एक्सपीरियंस होता है। जो पढ़ता है, एक ही शब्द के कई मायने होते हैं, वो मायने सही वाला मायने क्या है, वो ही बता सकता है जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर अगले आदमी को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसी के गलत मायने कर जाएगा, गलत तरीके से समझ जाएगा और उसका गलत अगर लिखना पढ़ना चाहेगा तो गलत कर जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा उसको सही वाले आंसर तक पहुँचने में, ठीक है? जी। इसका एक छोटा-सा आप उदाहरण समझिए कि एक कोई किताब पढ़ लीजिए आप, जो मर्ज़ी है, पॉलिटी की पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, जो मर्ज़ी आप पढ़ जाइए। उसको दोबारा पढ़िए, ठीक। आपको उसी चीज़ में बहुत सारे नए अर्थ समझ में आएँगे। क्यों? कि पहली बार आप कुछ नहीं जानते थे, ब्लैंक थे, तो कुछ चीज़ें आई। दोबारा जब पढ़ा तो कुछ और आ गया। लेकिन आप तिबारा पढ़िएगा फिर आएगा। जी, जी। आप चौथी बार पढ़िएगा फिर आएगा। ऐसा नहीं, वहाँ आना बंद नहीं हो रहा है। क्यों? कि वो लगभग 10 बार पढ़ने की माँग कर रहा है। तब आप एक्सपर्ट हो पाते हैं। हुँ, अरे यहाँ टीचर ऑलरेडी 10 बार पढ़ के उसका सही वाला अर्थ एक बार में बता दे रहे हैं। तो आप 10 बार पढ़ने का कष्ट अगर कर रहे हैं तो एक किताब को 10 बार पढ़ने में पूरा साल लग जाना है। और ऐसा अगर 10 सब्जेक्ट की पढ़नी है तो आपको कई साल लग जाने हैं। तो इतना साल आपका बचत करवाना है, जी। तो कोचिंग में आ जाइए भैया। जो 5 साल 7 साल में आप करेंगे, आदमी का दिमाग है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन 5-7 साल में कर पाएंगे, वो हम यहाँ 1 साल में करवा देंगे। इसलिए टीचर जरूरी है, इसलिए कोचिंग जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। आप बिना गाइडेंस के काम नहीं कर सकते। बहुत बड़ा सिलेबस है, बिना गाइडेंस के काम करेंगे कि सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आपको डायरेक्शन भी नहीं पता चलेगा, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उसको भी पढ़े जा रहे हैं, याद हो गया हमको बहुत सारा चीज, पता चला वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा। और अगले आदमी को एक्सपीरियंस है, नहीं नहीं यहाँ से नहीं आएगा, सीधा बताता है यहाँ से नहीं आएगा। अच्छा, आपको टेस्ट करना हो तो आपको बता देगा कि भाई 10 साल का क्वेश्चन देखो, दिखाओ एक भी क्वेश्चन, आपको भी बता देगा सोर्स। तो सब कुछ, क्योंकि अगले आदमी को एक्सपीरियंस है, वो उस विद एक्सपीरियंस बताएगा। जी। आप बिना एक्सपीरियंस के हैं तो ये आपके लिए समस्या हो जाएगी, है ना? तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले तो गाइडेंस लीजिए। जी। अब बात आती है ऑनलाइन की ऑफलाइन। दोनों अपने आप में कारगर हैं, लेकिन बात क्या है, सबसे पहले जब लड़का अभी न्यूकमर है, उसके लिए तो भाई ऑफलाइन गाइडेंस मस्ट है। क्योंकि उसे इतने बड़े भंडार में जब वो घुसता है तो उसके मन में कोलाहल जैसा होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब आता है दुनिया में तो ढेर सारे हर चीज को देख के पापा से क्वेश्चन, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है। वैसे ही लड़का होता है, जब सिविल सर्विस में आता है तो उसको इतनी चीज देखने को मिलती है कि उसको लगता है कि पता नहीं ये क्या है, वो क्या है। अच्छा, अगर हम वीडियो में देख रहे हों तो जो अगला आदमी बताएगा केवल वही समझ पाना है। हमारा कौतूहल साल भी नहीं होना है, हमारा क्वेश्चन साल भी नहीं होना है, जी। हमारे डाउट डाउट ही रह जाने हैं। तो हम वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकते। पहली बार हमको पहली बार क्लास चाहिए, ऑफलाइन क्लास चाहिए और एक टीचर चाहिए जिससे जिसको परेशान कर सके, जिससे पूछ सके ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, ये नहीं समझ में आया, है ना? और एक बार नहीं समझ आया, 2 बार समझिए आप, है ना? चाहे जो होता हो आप समझिए, बाहर समझिए, क्लास के अंदर समझिए, आप परेशान कर सकते हैं अगले आदमी को। लेकिन ये काम वीडियो के माध्यम से नहीं हो सकता। जी। ऑनलाइन में भी जो लाइव में भी पढ़ाते हैं उसमें भी क्या है, चैट आपके लिए ओपन रहती है। आजकल जितना हो गया चैट ओपन रहती है, वॉइस तो ओपन नहीं रहती। अब चैट भी ओपन रहेगी तो आप समझिए, मान लीजिए कि एक क्लास है, ऑनलाइन चल रही है, 5,000 लोग जुड़ गए हैं। चैट इतनी तेजी से जाती है, कौन सा टीचर देख पा रहा है? अगर चैट देखना है तो केवल पढ़ा चैट ही देखते रह जाना है, पढ़ाना पढ़ा ही किसको नहीं है? पाए। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। तो पहली बार तो यहाँ आ जाए क्लास में, क्लासरूम प्रोग्राम कीजिए। हाँ, दोबारा आपको क्या है, जैसे डाउट रह गया, कोई चीज़ दोबारा सुननी है कि और क्लियर कर लेते हैं, तो आपको बैकअप प्रोग्राम मिल जाता है। उसके लिए तमाम सारी कोचिंग बैकअप प्रोग्राम में भी, अपनी कोचिंग बैकअप प्रोग्राम में भी करवाती है, तो कोचिंग सेंटर्स का ये काम रहता है। तो भाई बैकअप प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएगा। फिर क्या है,
अब ऑनलाइन में आपको दिक्कत हो रही है जहां, अब वो कोर्स परचेज कर लीजिए। आप कई बार सुन लीजिए, क्योंकि अब आपका विजन क्लियर है, मुझे इतना ही जानना है जी। और वही वाला कोर्स परचेज करना है, वो चीज करनी है। अब आप कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अब आपको ऑनलाइन का फायदा भी मिलेगा। तो मतलब क्या है कि ऑनलाइन निरर्थक नहीं है, बड़े काम की चीज है। लेकिन जब आप पहली बार बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं, अपने डाउट सॉल्व कर ले जाएं, किताब क्लियर हो जाए, नोट्स क्लियर हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए, अब आपका जो तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर करवाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लियर करवा देगा। कहने का तात्पर्य है कि इनिशियल जो गाइडेंस है वो हमें ऑफलाइन मोड में ही लेना चाहिए। एकदम एकदम। जी। सर एक प्रश्न और है कि ये हम्म। जो परीक्षा की तैयारी करने जो बच्चा आता है, हम्म। मैंने कहा कि पहला उसको कंफ्यूजन होता है सोर्सेज को लेके, हम्म। दूसरा होता है कि टाइम ड्यूरेशन, हम्म। कि आखिर कितना समय लगता है पूरा यूपीएससी की तैयारी करने में, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपके सब्जेक्ट की हम बात करें पॉलिटी की, हम्म। उसमें कितना समय लगता है या लगना चाहिए, हम्म। ये एक प्रश्न। देखिए, पहली बात तो अगर मैंने एक चीज बताई कि कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग लगभग साल भर में आपको कोर्स कंप्लीट करवा देती हैं। ठीक है, तो साल भर में कोर्स कंप्लीट, तो एक बार तो आपका कम से कम गो थ्रू हो गए, हर चीज से गो थ्रू हो गए साल भर के अंदर। ठीक है। और इस चीज को अगर अपने से पढ़ना है तो आप साल भर और लगा लीजिए। भाई अपने से भी पढ़ना है, उसमें देखना है कहाँ समस्याएं रह गई, क्योंकि गो थ्रू तो हो गया, कोचिंग ने तो पढ़ा दिया बहुत सारी चीजें, अब हमारी समस्याएं बची रहेगी, हमको पढ़ना पड़ेगा। किसी किसी की स्पीड तेज होती है, वो 5-6 महीने में कर जाता है, लेकिन किसी की स्पीड धीमी होती है। कंपेयर नहीं करना है किसी से, किसी की स्पीड धीमी होती है, धीमी होती है तो आप साल भर लगाइए आराम से। लेकिन 2 साल में आप एकदम, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे आपकी स्पीड धीमी हो कि तेज, आपको एकदम क्लियर हो जाता है आप कहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हैं, आप कहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपका कठिन पोर्शन है, क्या आपका सरल पोर्शन, सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है। बनता है कि नहीं बनता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या गाइडेंस लेना चाहिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है 2 साल में। ठीक तो है। 2 साल की तो आपको तैयारी लगती है। अब रहा पॉलिटी का, आपने पूछा कि पॉलिटी स्पेसिफिक, तो पॉलिटी में सामान्य तौर पर अगर साल भर में कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आपको 1 महीने में पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो 1 महीने में अगर पॉलिटी कंप्लीट हो रही है, 1 महीने 10 दिन में आपको पॉलिटी हर हाल में कंप्लीट हो जाती है। तो ये टाइम लगता है, और एक बार आपका रिवीजन का टाइम लगेगा 1 महीने का, तो रिवाइज कर लीजिएगा। तो 2 सवा 2 महीने 2.5 महीने में बहुत कंफर्टेबली तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतने ही टाइम में तैयार हो जाता है। तो ये मानिए कि मैक्सिमम 2 साल, आप 1.5 साल में भी कर सकते हैं अगर आप बहुत स्पीड से करते हैं तो 1.5 साल से 2 साल का टाइम लगता है जो आपकी तैयारी का लगता है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं जी अब पीटी देंगे, और तभी डिसाइड करना भी चाहिए। अगर आपने इससे पहले डिसाइड कर लिया पीटी देने का, आप फंस जाएंगे चक्कर में। क्योंकि कभी भी अगर आपका गलती से पीटी निकल आया बीच वाला, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, पीटी की तैयारी छोड़ देंगे। नतीजा क्या है, वो सदा के लिए कमजोर हो जाएगा। अब जब फिर पीटी पढ़ना पड़ेगा, फिर कोचिंग कोचिंग भागना पड़ेगा, फिर चीजों को भागना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, पहली बार जब तैयारी कर रहे हैं तो चुपचाप तैयारी कीजिएगा, बढ़िया मन से तैयारी कीजिए, एक बार कोचिंग कंप्लीट कीजिए, और एक बार कम से कम उसका रिवीजन अपने से पूरी तरह से अच्छे से घर में कर लीजिए, और फिर एग्जाम के लिए आइए तैयारी करने के लिए। अब जब एग्जाम में तैयारी करने आते हैं, आपको लगते हैं, अगर आप पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हैं, 5 से 6 महीने का टाइम, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम के पैटर्न में ढलने जा रहे हैं, अभी तक आपने नॉलेज गेन किया, आप एग्जाम के पैटर्न में अगर आपको ढलना है, अब आपको टाइम लगना है 5 से 6 महीने का, ठीक है। वैरी करता है थोड़ी बहुत। लेकिन जैसे ही एक बार ये हो जाता है, अब आप पीटी क्लियर कीजिए नहीं क्लियर कीजिए, दोनों ही कंडीशन में, अब आप समझिए अगर कभी नेक्स्ट बार आपको दुर्भाग्य से देना पड़े, है ना, जैसा बहुत सारे लोगों को देना पड़ता है, तो अगर देना पड़े तो 2-3 महीने सफिशिएंट हो जाते हैं। क्योंकि अब आप गो थ्रू हो चुके हैं, आपको याद हो चुका है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, कंफ्यूजन पॉइंट आपको पता है, याद क्या है, तो आप बड़ी जल्दी से उस चीज को कर जाते हैं। आपको किताबें पता है, आपको नई चीजें बहुत सारी नहीं एनकाउंटर होंगी, तो आपको बड़ा आराम से 2-3 महीने में ये चीजें हो जाती हैं। तो जो पुराना लड़का हो जाता है, उसके लिए अगर पीटी तैयार करना है तो 2-3 महीने में हो जाता है ना, और पीसीएस का है तो उससे भी कम टाइम में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यही समझना है कि पहली बार में 2 साल लगाइए या 1.5 साल लगाइए, फिर उसके बाद 5-6 महीने और लगाइए, तो पीटी की तैयारी कीजिए।
ठीक है। और मेल्स की भी ऐसा ही 3-4 महीने के अंदर हो जाती है, तो अगर आप पीटी के लिए तैयार हैं तो फिर मेल्स के लिए उनको टाइम देते हैं, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है तो आप हो जाते हैं तैयार। एक बार पहले पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद आप इत्मीनान से एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 महीने का टाइम लेके आप एग्जाम दे सकते हैं, जो आपके सामने एग्जाम हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो, जो आपको देना हो वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सर इसी क्रम में अगला सवाल है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जी जी। ये कितने महत्वपूर्ण हैं और कब कौन सा तैयारी का वो समय है कि बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना शुरू करे, बनाए तो किस प्रकार बनाए और कितना उसका रोल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप बच्चों को। सर क्या है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले तो आदमी को दिमाग में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों पढ़ें, रिपीट होगा क्या। तो एक बात, यूपीएससी में रिपीट नहीं होता है, एक क्लियर बात दिमाग में रखिए, यूपीएससी में रिपीट नहीं होता है। तो रिपीट करने के लिए यूपीएससी के लिए मत पड़ेगा, ठीक है। पीसीएस में रिपीट होता है, अगर आपको याद है तो आपको कई क्वेश्चन का फायदा मिलता है, कई बार 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं, कई जगह पे 50% क्वेश्चन रिपीट मिल जाते हैं। आप 10 साल का क्वेश्चन अगर आपको याद है, उन्हीं 10 साल में से इस साल वो, इस साल वो, इस साल वो पूछा गया, तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो जो ये हो जाता है ना, रिपीट होते हैं, वो वहां पर बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कई बार आप समझिए कि इस चक्कर में मत रहिएगा कि पीसीएस मतलब रिपीट हो जाता है तो रिपीट हो जाता है, तो रिपीट पढ़ के जाइएगा और उसके मत्थे नहीं रहना है। वो कभी कभी होता है ना, कभी लकीली आपके लिए हो गया, कभी 10 क्वेश्चन होता है, कभी नहीं होता। तो हमको क्या है, केवल इस बात के लिए नहीं पढ़ना है कि क्या है हमको रिपीट चाहिए उस चीज का, है ना, रिपीट प्रोग्राम के लिए नहीं पढ़ना है। तब किस चीज के लिए पढ़ना है उसको? क्या होता है कि अभी तक हमने लिया नॉलेज, नॉलेज लेने के बाद जब हम क्विज करते हैं ना, क्विज अपने साथ, तो क्या होता है कि हमको तब एक्चुअल मतलब टेस्ट कर रहे हैं ना, तब अपने आप को एक्चुअल हमारी मेमोरी में कितनी चीजें हैं और कितनी क्विक तरीके से निकल सकती हैं, तब एक्चुअली टेस्ट होता है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता होगा कि नॉलेज जो अंदर डाल लिया इतने दिनों तक, वो एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिना टेस्ट किए कैसे जाइएगा एग्जाम में? बिना टेस्ट किए एग्जाम में चले गए तो एग्जाम ही टेस्ट हो गया, है ना। तो समझिए क्या होता है, वहां फेल होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे, यहीं पर जो फेल पास करना है कर लीजिए, है ना। तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ना है। यूपीएससी में जैसे मेल्स का क्वेश्चन भी आपको लिखना है। क्यों लिखना है? अभी आपसे लिखते नहीं बनता, किसी ने आपको लिखना सिखाया ही नहीं कभी, आपने अभी तक सब नॉलेज गैदर किया, दिमाग में खूब चला गया, लेकिन भाई उसको प्रेजेंट करना है हमको राइटिंग के माध्यम से। क्योंकि अगर वहां पर गलत लिख गया, आप नहीं है वहां कहने के लिए कि सर मेरा मतलब तो ये था इस लाइन से, वो तो जो लाइन बताएगी, जो अगले आदमी को समझ में आएगा उस अनुसार नंबर दे देगा। तो साफ कहानी है कि आप वहां खड़े नहीं हैं, आपका शब्द बोलता है, तो आपका शब्द बोलता भी है कि नहीं बोल पाता है, पहले से पता लगा लीजिए। हाँ, हो सकता है आपका शब्द न बोल पाता हो, तो फेल हो जाएंगे वहां से, तो वो फेल कर देगा, तो आप सोचेंगे भाई हमको तो इतना आता है। एक नॉलेज और एक प्रेजेंटेशन, दोनों अलग अलग बातें हैं, और आप अब प्रेजेंटेशन फील्ड में जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो साफ बात है, प्रेजेंटेशन करते आना चाहिए। पीटी का प्रेजेंटेशन अलग होता है कि नॉलेज है तो क्विक तरीके से फटाफट निकल आना, एकदम प्रिसाइज तरीके से यही शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा, मेंस में तो क्या है, थोड़ी सी हम स्किप मार के अपने मन का लिख सकते हैं, चांस होता है। पीटी में तो बिल्कुल चांस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया अल्पसंख्यक शब्द, कौन कौन से प्रकार के अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद में है, एकदम पिन पॉइंटेड वहीं जाना पड़ेगा। अगर आप पिन पॉइंटेड वहां याद नहीं आए, बात खत्म। क्या अनुच्छेद 30 याद नहीं आए, बात खत्म हो गई। तो आप समझिए क्या होता है कि पीटी का नॉलेज होता है, तो पीटी का क्वेश्चन करेंगे तो पीटी वाला टेस्ट होगा। मेल्स का जब लिखेंगे तो वो टेस्ट होगा कि जो नॉलेज है वो लिख पा रहे हैं कि नहीं, डिलीवर कर पा रहे हैं। कई बार आप लिखेंगे, क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ पूछा है, आंसर कुछ लिख दिया लड़के ने। क्वेश्चन पूछा है, अच्छा आंसर पता है हमको, लेकिन हम एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा ऊपर से नीचे तक लिख गए 200 शब्दों में। अरे भाई 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, थोड़ी उसका विस्तार दीजिए। आपको कोई एक ही बात आधे घंटे तक समझाता रहे तो आपको भी इरिटेशन होने लगती है ना, नहीं एक ही बात क्यों कर रहे हो भाई बार बार। मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हमको सारा आयाम क्लियर होना चाहिए, और अगले आदमी को आप क्या है, एक ही लाइन को 5 प्रकार से लिख के आप सोचते हो उसको बेवकूफ बना लेंगे।
तो नहीं बनेगा। और कई बार क्या होता है, आप हेल्पलेस होते हैं कि आपके पास उससे ज्यादा मैटर ही नहीं होता। मैटर ही नहीं होता कंटेंट। तो अब आप समझिए क्या है कि आपको तब पता लगेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। जी तो क्वेश्चन कीजिए, वो पता लगेगा। तो इसलिए क्वेश्चन करना बहुत आवश्यक है। पीटी के लिए तो क्वेश्चन करना आवश्यक है, मेंस के लिए तो क्वेश्चन करना आवश्यक है, प्रीवियस ईयर का हर हाल में आपके लिए आवश्यक पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। तो अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे तो पहली बात तो पीटी आपको आसानी से होगा। एक शब्द कहलाता है, क्या है, ह्यूमन एरर। खूब होता है लड़कों से जी ह्यूमन एरर। ठीक है, तो क्या होता है ह्यूमन एरर आपको बिल्कुल नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन किया है। तो आपको ह्यूमन एरर केवल इसीलिए होता है क्योंकि आप क्या है क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते। ठीक, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ह्यूमन एरर गायब हो जाएगा आपका। जितने भी इस तरह की चीजें हैं वो गायब हो जाएंगी। और एक चीज है, कई बार क्या होता है कि भाई आपने पढ़ा, आपने सब गाइडेंस ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है, आपको लगता है कि ये और चीज आ रही है और हमने नहीं पढ़ा। आपको सही सही सिलेबस क्या है, पीटी में तो लिखा नहीं होता बहुत सारी जगह में, यूपीएससी भी नहीं लिखता और बहुत सारे लोग नहीं लिखते, इतना क्लियर नहीं लिखते कि हमको एक एक पॉइंट पता चल जाए। यही है जो बताता है, हमको सिलेबस का पूरा नॉलेज देता है। इतना ही मैटर पढ़ना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 साल में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो 11वें साल में आएगा, तो एक आध क्वेश्चन आएगा ना भाई, एक आध वेरी करेगा। और 10 साल में अगर एक ही बार आया है, इसका मतलब हो सकता है करंट से रिलेटेड रहा हो, केवल एक बार आ गया और अब नहीं आएगा। और कोई आप देखेंगे कि हर दूसरे साल कुछ ना कुछ आ रहा है उससे, इसका मतलब है कि वह है सिलेबस में उसको डीपली पढ़ना है। आपको ये समझ बढ़ेगी कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो समझ बढ़ेगी आप। कहने का मतलब जो पीवाईक्यू है ये हाँ, हमारी पढ़ने की दिशा को भी निर्धारित करता है। एकदम एकदम जी, एकदम बिल्कुल। अच्छा सर, अब अगर हम बात करें 2023 के स्पेसिफिक, हम्म तो क्या जो आपने बोला कि भाई करंट के बहुत से टॉपिक से इन्फ्लुएंस रहता है पेपर हमारा, तो आप क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं जिनकी इस बार संभावनाएं बहुत ज्यादा है? बिल्कुल। जैसे आप समझिए क्या है, जैसे हम लोग ये पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अनुसूचियां देखते हैं ना। अनुसूचियों में 6वीं और 9वीं अनुसूची देख लेनी है। अब 6वीं अनुसूची देखना है इसलिए कि तो लद्दाख अभी मांग कर रहा है कि हमको 6वीं अनुसूची में डाल दीजिए, जी जी। कुछ फायदा होगा ना। तो उसके बेसिक में क्या है देखना है हमको, हम्म, 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची एक ही काम के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो बात है 5वीं और 6वीं में डिफरेंस क्या है, और फिर 6वीं क्या है जिसके लिए मांग कर रहे हैं कि स्पेसिफिक 6वीं में डाल दीजिए। तो लद्दाख के हिसाब से भी देखना पड़ेगा और वैसे भी देख लेना चाहिए कि ये क्या चीज। 9वीं अनुसूची क्या होता है कि लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं, 50% से ऊपर करते जा रहे हैं। कहा गया है कि भाई 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हो गया कोई चीज 50% से ऊपर, फिर क्या करें, तो एक इसमें व्यवस्था दी हुई है, 9वीं अनुसूची में जो चीज चली जाएगी कोर्ट उसका रिव्यू नहीं करेगा जब तक कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। जब तक कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक ना हो, उसका रिव्यू नहीं करेगा। अच्छा, मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तब भी रिव्यू नहीं करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पर रिव्यू करेगा। तो बहुत सारे राज्य कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम क्या है 55% 70% रिजर्वेशन दे दें और उसको इसके अंदर डाल दें। लगभग हर राज्य में रिजर्वेशन की मांग हुई, रिजर्वेशन इसके अंदर डाल दें 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची पता होनी चाहिए ना, जी है ना। तो ऐसे अनुसूचियों में क्या है, 6वीं और 9वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। और आपको टॉपिक बताता हूं मैं, आपको क्या है, जैसे मूल अधिकार में आप चले गए, अभी कोर्ट में था ईडब्ल्यूएस का मामला, 2018 में ईडब्ल्यूएस मिला और ईडब्ल्यूएस का मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने क्लियर किया, हाँ जी ईडब्ल्यूएस दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस ने कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया, आपके लिए क्वेश्चन बनता है ना। कब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाने लगा, क्वेश्चन बनता है। ठीक, फिर अभी कोर्ट में एक और मामला गया, पदोन्नति से संबंधित, एससी एसटी का पदोन्नति किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो वो मामला देखना पड़ेगा आपको, कौन सा केस गया था, केस का नाम हो सकता है पूछ ले। अब यूपीएससी तो आप जानते हैं कि वो 3-4 एक ही बार में 3-4 इंफॉर्मेशन ले लेता है एक ही क्वेश्चन में। तो पता चला कौन सा केस हुआ, कौन सा अनुच्छेद हुआ, सिंपल सिंपल चीजें पढ़नी है। और एक और चीज नहीं,
कोर्ट केस पूरी कहानी नहीं पढ़नी है उसकी, केवल कोर्ट का नाम पढ़ना, कोर्ट केस में और फाइनल डिसीजन क्या हुआ, बस। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, वो मैगजीन में निकल आता है, मैगजीन में 4-5 लाइन में निकलता है, बस उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा क्या है, बेसिक में चले जाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कि करंट पढ़ा और बेसिक में कैसे चले गए, है ना। तो करंट पढ़ा और बेसिक में चले गए तो पदोन्नति वाला चले गए, ईडब्ल्यूएस वाला चले गए। फिर अब देखिए जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि भाई कर्फ्यू लग गया, ठीक है। अब उनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ, और वहां तो यही इसी बात जी पे जी कोर्ट केस कर रहे थे, इंटरनेट वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हुआ, इंटरनेट डाउन कर दिया, शट डाउन कर दिया। ये सब कहा, अनुच्छेद 19 के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी अनुच्छेद 19(2). ट्विटर ने भी केस कर रखा है, ट्विटर ने केस कर रखा है भारत सरकार पे कि भाई हमको बहुत सारे कंटेंट बैन करने के लिए कह दिया। यही है अनुच्छेद 19। आपका वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से सवाल हो सकता है। अभी मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया गया, अब उनसे पूछताछ जारी है। वो कहते हैं कि भाई अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए हमको बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 में है ना। अब ये अनुच्छेद 20 में है तो अनुच्छेद 20 पूरा आना चाहिए ना ढंग से। जी अनुच्छेद 20 आपको आता है, तो मनीष सिसोदिया के बारे में पूछा जाता है तो अच्छी बात है, एक आध लाइन अगर पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो कोई बात नहीं, अनुच्छेद 20 तो पूछा जा सकता है ना। तो इस तरह से क्या है कि कई सारे सवाल और बनते हैं, जैसे इसी में अनुच्छेद 21 हो गया। अब राजस्थान चले जाइए तो राजस्थान ने क्या किया, राइट टू हेल्थ, है ना, राइट टू हेल्थ के मामले में एक कानून बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है राइट टू हेल्थ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत सरकार ने कोई नियम नहीं बना रखा। तो एक्चुअली राइट टू हेल्थ के मामले में क्या हुआ, तो कहाँ आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कब व्याख्या हुई, राइट टू हेल्थ में किसने कानून बना दिया, ये थोड़ी जोड़ के 3-4 लाइन बन जाता है। और हिजाब का राहुल गांधी वाला आपने मामला बताया था, है ना। हिजाब का मामला आप देख लीजिए, हिजाब का मामला है, इसका मतलब अनुच्छेद 25 का मामला आ गया। अभी कह रहे हैं कि क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो चिल्लाने लगे कि भैया ऐसा क्या है, वो हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड है वैसा ही एक बोर्ड बनाइए जो हिंदुओं के लिए हो, मतलब मंदिर जो हैं उनको संभालने के लिए एक बढ़िया ट्रस्ट बनाइए। तो ये है करंट घटनाक्रम। इसके लिए मैंने बाकायदा लिस्ट बना रखी है, मैं आपको दे दूंगा ताकि आप क्या है इन चीजों को वहां पर अपलोड कर दें। तो स्टूडेंट को पीडीएफ फॉर्म में दे दीजिएगा कि जितने इस साल के ऐसे घटनाक्रम हुए हैं ऐसे ही आपको करना है ना। तो मैंने एक उदाहरण बताया इस तरह से आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस आप क्या होता है कि भाई करंट पढ़ा फिर उसका बेसिक पढ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्या है 15-20 मैंने उसको निकाला है, वो आपको दे दे रहा हूँ, तो आप क्या है पीडीएफ फॉर्म में बच्चों को पहुंचा दीजिए, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज है कि भाई 2023 जो एग्जाम देने वाले लड़के, तो उनके लिए क्या चीजें भाई उनको कुछ चीजें एग्जाम के लिए नोट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, एग्जाम के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए। तो चूंकि हम लोग चर्चा तो इसी बात की कर रहे हैं कि 2023 में मतलब क्या है एग्जाम कैसे करेंगे। तो एक तो क्या होता है कि लड़के जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि एक क्वेश्चन पर किसी पर उनको क्या होता है बनता होता है, तो ईगो आ जाता है कि ये वाला बन क्यों नहीं रहा है, और टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो कई बार कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो ईगो में मत फंसना कि ये तो सरल क्वेश्चन था, मुझसे कैसे नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिएगा, फट से आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि टाइम किल होगा आपके पास। यहाँ टाइम प्रेशर बहुत रहता है, टाइम मैनेज कीजिएगा अच्छे से। अगर टाइम मैनेज करेंगे तो बड़ा अच्छा तरीके से आप एग्जाम दे पाएंगे। तो एक चीज तो टाइम प्रेशर हैंडल कीजिएगा। दूसरे, हर क्वेश्चन के बाद ऐसे ऐसे टाइम मत देखिएगा। अगर हर क्वेश्चन के बाद टाइम देखा तो टाइम चला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। और हो सके अब क्या है, चूंकि कम टाइम बचा है, आपने टेस्ट सीरीज दी होगी तो आपको खुद पता होगा, जिन लड़कों ने अब तक टेस्ट सीरीज दी होगी पता होगा, और टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो इससे पता लगता है कि हम कितने टाइम में पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर देंगी, बेस्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके 10 मिनट कब खराब हो जाते हैं। कोई कॉपी चेक करने वाला आ गया, वो दस्तखत करवाने वाला आ गया, वो टाइम ले गया। कोई कुछ करवाने आ गया, किसी ने कुछ डिस्टर्ब कर दिया, 2 मिनट उसी में चले गए। कोई आप ही से कुछ क्वेश्चन पूछने लगा, आप डाउट हो गया कि आप ही नकल कर रहे हैं, कोई उठो खड़े हो जाओ,
तो ये दिखाओ वो दिखाओ, आपकी तलाशी लेने लगा मान लीजिए, उसी में 5 मिनट आपके नष्ट हो गए। अब आपका क्या है एकदम ऊपर नीचे पारा होने लगा, तो फिर प्रेशर अलग से क्रिएट हो जाता है। 10 मिनट तो आप मानिए कि बर्बाद होंगे, ये दिमाग में रखें और उसके बाद एग्जाम में आइए ठीक है। और पूरे उत्साह के साथ रहिएगा एग्जाम में ना, क्योंकि उत्साह से एग्जाम निकलता है भाई, मतलब मरे मन से तो एग्जाम नहीं निकलता, तो उत्साह में रहेंगे तो एग्जाम निकलेगा। जी। इसको मैं प्रश्न के फॉर्म में फिर से पूछ लेता हूँ, वो फिर ऐड हो जाए। सर आपने ही बताया 2023 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी बताए, अब चूंकि एग्जाम बहुत पास आ गया तो अंतिम कोई संदेश जो बच्चों को आप देना चाहेंगे वो देने का प्रयास करें। भाई अंतिम संदेश में तो यही है कि देखिए क्या है कि पूरे उत्साह में रहिए, उत्साह से दीजिए, तैयारी हो गई, अब रिवीजन करने का टाइम है, रिवाइज कीजिए और पूरे उत्साह में रहिए। जो उत्साही आदमी होता है वही निकाल पाता है, जिसका मन मर गया वो ये सब एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम नहीं निकाल पाता। तो बहुत उदास मत रहिएगा, एक चीज। और दूसरी चीज, एग्जाम में जाइए एक ही किसी क्वेश्चन पे अटक मत जाइएगा। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा होता है कि बन रहा होता है, हाँ हाँ मुझसे तो बन रहा है, अभी बन रहा है भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हो जाएगा, लेकिन टाइम खा जाता है। टाइम किल मत करवाइएगा, टाइम बचा लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। अगली चीज क्या है कि आपको जो ये टाइम बचाया यहाँ एक जगह, और टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा कि हर क्वेश्चन के बाद घड़ी नहीं देखनी है, कम से कम 20-30 क्वेश्चन हो जाने दीजिए। अब भाई एक चंक हो जाने दीजिए कि 25 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन करना है, 25 क्वेश्चन हो गया, फिर टाइम देखा, हाँ जी हो गया, है ना, आपको 2 घंटे ना आधे घंटे हो गए और इतना हो गया, तो फटाफट हमारा हो जाएगा, एकदम ठीक टाइम से हो जाएगा। अब 10 मिनट बचा लेना है लास्ट के, आप समझिए 10 मिनट जिसने लास्ट के बचा लिए, रिवाइज कर लेंगे और आप कंफर्टेबल होंगे, मन में सुकून होगा आपको कि हमने कंप्लीट कर लिया। नहीं तो हमेशा दिमाग में क्या होता है, एक और तरीके का चीज उठती है दिमाग में, यार मैंने गलत आंसर तो नहीं बोला कर दिया, मैंने कहीं गलत कुछ तो नहीं कर दिया, वो सब कुछ आप देख पाएंगे, है ना। और एकदम आपका क्या है, बढ़िया तरीके से पेपर हो गया, इस बात में आप कंफर्म रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पेपर करेंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। सर बहुत ही शानदार जानकारी आपने दी हमारे बच्चों को। सर आप आए, बहुत सारी जानकारी दी बच्चों को, तो आपका सर बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि आगे हमारे और भी जो सेशन हो उनमें आप आए, और भी तरीके के, जैसे अभी हमारा गवर्नेंस वाला पार्ट है, तो इस प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम एक सेशन करें जिसमें केवल मुख्य परीक्षा को हम ध्यान में रख के केंद्रित चर्चा करें, जिससे उनको, हमारे विद्यार्थियों को लाभ हो। सर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।